हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 12वीं की पोल साइंस का, जिसका नाम है सत्ता की समकालीन केंद्र। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हमारा एग्जाम है, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे PYQs है, जैसे कि आप इस PDF में देख सकते हो। देखो, ये 2015 में, 19 में, 17 में, 16 में जो भी ये क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 3 या 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी PDF के अंदर से होने वाला है। MCQ वगैरह के लिए मैं वीडियो वगैरह डालूंगा, बट पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इससे पहले वाले जो चैप्टर है उनकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत पछताओगे अगर आपने छोड़ दिया तो। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो, क्योंकि आपको पता ही है, मैं वैसे तो इस बार तो मुश्किल ही है, बट मेरा एक दूसरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल, उस पर मैं लाइव आकर सारे के सारे जो पेपर हैं वो क्वेश्चन वगैरह मैंने दिखाए हैं कि देखो ये वाला इस वाली PDF के अंदर से आया, ये वाला इस वाली, यानी सारे के सारे क्वेश्चन मैच आएंगे। ये बोर्ड एग्जाम की बता रहा हूँ मैं, ऑल दो ये क्लास 10th की है, बट 12th में भी ऐसा ही हुआ था। बट ऑल दो मैं लाइव नहीं ले पाया, थोड़ा सा बिजी था उस टाइम, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैच आने वाले हैं। ओके, अगर आपको यकीन ना होना तो कोई क्लास 10th 12th की कोई पुरानी वीडियो वीडियो उठा लेना मेरी, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हो, और उसके कमेंट बॉक्स देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है क्वेश्चन। मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर उठाया ना, आपको पता है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर पहले कलेक्ट करता हूँ, फिर एक एक करके निकालता हूँ। सब में ये क्वेश्चन मेरे को मिला ही मिला, एक दो को छोड़कर। क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय जो संघ है को क्या चीज़ें जो है वो एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है, या एक आर्थिक समुदाय के रूप में यूरोपीय संघ राजनीतिक संगठन के रूप में कैसे बदल गया, यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा, और यूरोपीय संघ की क्या चीज़ें उसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यूरोपीय संघ की आपको जो अच्छी बातें हैं वो बतानी है कि क्या अच्छी अच्छी बातें हैं और किस वजह से वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये रहा जी आंसर। लंबे समय में बना यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली अर्थव्यवस्था में से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। मैं आपको बता दूं पहले तो इसका मतलब क्या है। देखो, जो यूरोपीय संघ है ना, वो बेसिकली यूरोप के देशों की है ना अर्थव्यवस्था को है ना सही करने के लिए बनाया गया था। बट बाद में धीरे 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 वो इकोनॉमी से यानी आर्थिक रूप से हटकर एक राजनीतिक एक तरह से कह सकते हो रूप ले लिया उसने। अब उसकी विशेषता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको एक ताकतवर बनाती है। पहला, सबसे पुराना संगठन है जो स्थायित्व और प्रभावशाली बनता बनता है, मतलब माना जाता सबसे पुराना संगठन है ये। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन सबसे पुराना है और इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावकारी भी है। दूसरा है, समान राजनीतिक रूप से समान राजनीतिक रूप है, जैसे कि उनका सेम झंडा है, सेम राष्ट्रगान है, स्थापन दिवस भी सेम है, और उनकी मुद्रा भी है, मुद्रा यूरो है। पहले तो मैं यूरोपीय संघ बता दूं, बेसिकली ना बहुत सारी कंट्री का है ना समावेश है। ठीक है, टोटल मिला के 27 28 कंट्री है। अब मैं 27 28 क्यों बोल रहा हूँ सर, आप भी कंफ्यूज क्यों? मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि बात यह है कि ब्रेग्जिट भी हुआ था, ठीक है, और क्रोएशिया भी ज्वाइन हुआ था, और ये अभी ये नाटो वाटो का चल रहा है, इसके चक्कर में भी अभी शायद यूक्रेन वगैरह भी ज्वाइन हो जाए फिर यूरोपियन यूनियन। ये तो ये दिक्कतें चलती रहती है। तो मतलब आप एक बार जब एग्जाम देने जाओ ना, उससे पहले एक बार सर्च मार लेना कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, तो आप लिख देना यूरोपीय संघ में कितने देश है। दूसरी बात है, पुराना है, इसका अपना झंडा है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है यूरो, लिखना मत भूलना। यूरोपीय संघ में सहयोग की नीति है, यानी यूरोपीय संघ के जितने भी देश है ना उन सब में सहयोग वगैरह भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका के 3 गुना है। जितना अमेरिका व्यापार करता है ना, उसके 3 गुना यूरोपीय संघ मिलकर करता है। अब आप बोलोगे सर फिर तो यूरोपीय संघ ज्यादा ताकतवर हुआ। हाँ, ये बात सही है, बट यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश आते हैं, समझ रहे हो। जैसे मैंने बताया 27 28, तो ये मत समझ लेना कि जी अमेरिका से पावरफुल है। एक अकेली कंट्री कोई अमेरिका से पावरफुल नहीं है इस टाइम। ठीक है, इसके पास विश्व का दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ओके, और इसका रक्षा बजट जो है वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अधिक है। ओके, इसके सदस्य देश है फ्रांस, और जो इसका सदस्य देश है ना फ्रांस, उसके पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का वो एक स्थायी सदस्य है। आपको पता है 5 देशों को विटो पावर मिली हुई है, याद रखना। ये कौन सा हो गया, कौन कौन सा है? चीन, USA, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। पहले जो ब्रिटेन होता था ना वो भी यूरोपीय संघ का पार्ट होता था, बट अब वो निकल चुका है। पहले ना यहाँ पर हम लिखते थे कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, बट अब एक ही है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व से बहुत ज्यादा जबरदस्त है। 2016 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 7,000 अरब डॉलर से ज्यादा थी, जो कि अमेरिका के लगभग है, मतलब अमेरिका के ही लगभग है, अमेरिका के बराबर है।
इसकी मुद्रा यानी जो यूरो है वो अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। इसका मतलब है कि अमेरिका का जो डॉलर है उसको यूरो कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है, और अंतरिक्ष विज्ञान में और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ जो है दुनिया में दूसरा स्थान लेकर बैठा हुआ है। क्या समझ आया? इसमें हमने देखा कि यूरोपीय संघ की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी हमने देखी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिट्टो लिख देना। आपने एक नोटिस करा होगा, मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे और मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। जैसे मुद्रा मैंने आपको यूरो बताई, ये मैंने इसलिए भी बताई है, कभी कभार एक दो लाइनें आंसर में ऐड भी कर देनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोपीय संघ को क्या चीजें कमजोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है? देखो यूरोपीय संघ की हमने खासियत तो देख ली, बट यूरोपीय संघ की कुछ दिक्कतें भी हैं। और दिक्कतें क्या हैं? ये सारी की सारी दिक्कतें हैं क्या है? अनेक मामलों में इनके सदस्य अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ जाती है। दिक्कत यह है कि सदस्यों की आएगा, सदस्यों को अपनी रक्षा नीति मतलब ये जितने भी अलग अलग देश है ना यूरोपीय संघ में, सबकी अलग अलग रक्षा नीति है और कभी कभार एक दूसरे के खिलाफ चली जाती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इराक। इराक पे ना अमेरिका ने हमला किया था, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, वो उन्होंने बोला हाँ जी सही किया है अमेरिका ने हमला करके। ठीक है, आई एम सॉरी। तो बट जो जर्मनी और फ्रांस के उस टाइम जो लीडर थे ना, उन्होंने बोला नहीं, ये जी गलत है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी, तीनों की तीनों यूरोपीय संघ के पार्ट थे, बट ब्रिटेन जो है वो साथ दे रहा है अमेरिका का और ये दोनों खिलाफ खड़े हैं। तो ये दिक्कत थी। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी थी। मतलब बहुत सारे लोग, आपको पता है कि पूरे यूरोपीय संघ की जो करेंसी है वो यूरो है। तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि गुस्सा थे कि यार हम नहीं चाहते कि हमारी जो है वो कॉमन करेंसी हो। और इसी की वजह से जो ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, मार्गरेट थैचर, उन्होंने तो अपने आप को, अपनी कंट्री को, ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए भी बात कर दी थी। यूरोपीय बाजार से भी अलग और यूरोपीय संघ से भी निकल, अब तो निकल ही चुका है। ठीक है, ब्रिटेन अब तो निकल ही चुका है, और इस वजह से ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है ना उन पे थोपते थे कि नहीं जी यूरो को ही मानो। बट ब्रिटेन में फिर पाउंड मानना, उन्होंने कहा नहीं हम तो अपना पाउंड मानेंगे, पाउंड करेंसी है वहाँ की। नेक्स्ट है कि डेनमार्क और स्वीडन ने ना मास्ट्रीट संधि पे साइन करने से मना कर दिया। इस संधि के अंदर ये लिखा हुआ था कि यूरो को आपको करेंसी मानना है, इन्होंने मना ही कर दिया, हम तो साइन ही नहीं करेंगे। और ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑल तो जैसे मैंने बोला 1 मार्क्स के लिए मैं अलग से एमसीक्यू की वीडियो बना दूंगा, बट अभी पहले ये देख लो। ओके, नेक्स्ट है कि इसकी विदेश नीति और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। इसका मतलब ये है कि ना, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में, कुछ कुछ एरिया के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है। मतलब ऐसे देखो, जैसे मैं बताता हूँ, अगर कोई यूरोपीय संघ का देश नहीं है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यूरोपियन यूनियन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी है ना शक्ति जो है वो सिर्फ सीमित है, अपने अपने इलाके का देखती है कि जी हमारे इलाके में कोई दिक्कत ना हो, बाकी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लो। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। क्या क्या बताया? अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया था तो ब्रिटेन ने साथ दिया, जबकि फ्रांस और जर्मनी ने इसके खिलाफ बोला। दूसरी बात है कि बार बार है ना जो यूरो है उसको फोर्स किया जाता था मानने के लिए कि आप मानो, और ये जो है वो बहुत सारे देशों को पसंद नहीं था, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन ने तो मास्ट्रिक्ट संधि पे साइन ही करने से मना कर दिया, और मार्गरेट थैचर ने तो बिल्कुल अलग ही कर लिया अपने आप को। ठीक है, दूसरी बात थी, रक्षा के मामले में भी कई बार जो यूरोपीय संघ की जो नीतियां होती है वो सीमित होती है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान विजन 2020 क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं आसियान है क्या। आसियान बेसिकली है ना, ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, और आसियान में टोटल मिला के 10 कंट्री है, 5 पहले थी, 5 बाद में ऐड हुई है। ठीक है, ये कब बना है? 1967 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसके बाद जो है वो हमारा आसियान बना है। ठीक है, आसियान के अंदर 10 कंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में 5 थी, फिर बाद में 5 और ऐड हो गई। और है ना इसका फ्लैग जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, और ये ना ये यहाँ पर ये 10 बल्लियां हैं। बल्लियां मतलब जो धान होते हैं ना उनके, तो ये 10 बल्लियां जो है वो 10 आसियान के देशों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, चलो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। तो नेक्स्ट वाले अब आसियान के वो देख लेते हैं, आसियान विजन 2020 क्या है। अब ये क्या है आसियान विजन 2020, मैं बता देता हूँ। बेसिकली आसियान के है ना देशों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अलग अलग एरिया के अंदर अपना डेवलपमेंट करेंगे, हर चीज़ों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएंगे, और इसी को आसियान विजन 2020 कहा गया। ये एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें ना उन्होंने ये बात बोली थी कि हम सब मिलके काम करेंगे, शांतिपूर्वक काम करेंगे, और आसियान की बैठकें, आसियान के मतलब की बैठकें है ना रेगुलर करवाएंगे। तो ये अब क्वेश्चन ये है कि आसियान विजन 2020 यानी जो डॉक्यूमेंट था ना उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई थी, तो ये बातें हैं। पहला, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, ये तो मैंने लिखा हुआ है जस्ट बताने के लिए कि अगर मान लो विशेषता पूछ ले तो।
बाकी आंसर यहाँ से स्टार्ट है। इसके विजन दस्तावेज 2022 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। मतलब ये बोला गया है कि आसियान के जो देश हैं वो हर चीज में बहुमुखी यानी हर चीज में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति अपनाई इन्होंने। और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो विवाद थे उनको भी सॉल्व किया। जैसे कंबोडिया के अंदर लड़ाई चल रही थी आसियान के देशों में, वो समाप्त करी इन्होंने बातचीत करके। पूर्वी तिमोर में लड़ाई चल रही थी, उनको बातचीत करके सही किया इन्होंने। और लास्ट है कि पूर्वी एशियाई सहयोग के बीच में के बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की जानी है। यानी हर साल है ना, इनकी बैठकें वगैरह भी होती है आसियान की। तो ये कुछ बातें हैं जो आसियान विजन 2020 में लिखी गई है, विशेषता है इसकी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ना एक नहीं, ये तीन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्या लिखा है, क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य बताइए। अब है ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है आसियान के उद्देश्य बताओ, यूरोपियन यूनियन के उद्देश्य बताओ। अरे है तो वो भी क्षेत्रीय संगठन ना, तो यही आंसर आएगा। क्या है, सदस्यों में एकता की भावना को मजबूत करना या मजबूत होना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। पहला तो ये काम है क्षेत्रीय संगठन का। दूसरा है आपसी देशों के बीच में, सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना। तीसरा, शांति और सौहार्द यानी हार्मनी को बढ़ावा देना, इसीलिए बनाया गया है क्षेत्रीय संगठन या बनाया जाता है। और लास्ट है कि विवादों को आपसी बातचीत से निपटाना। तो ये चार कारण है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो क्षेत्रीय संगठन बनाए गए हैं। ओके चलो, अभी हमने आसियान की बात करी थी, तो मैं आपको बता दूं आसियान के ना तीन मुख्य स्तंभ है, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। पहले तो हम सुरक्षा समुदाय की बात करते हैं, इसको सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद, जो सुरक्षा समुदाय उसका काम क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों और सैनिक टकरावों को ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब है ना, आसियान सुरक्षा परिषद बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो आप मतलब यहाँ पर बैठकें होती है कि हम है ना कैसे लड़ाई झगड़े को शांति से सॉल्व कर सकते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि जो लड़ाई चल रही है, क्षेत्रीय विवाद है, वो सैनिक टकराव में ना बदल जाए। मतलब दो दो जैसे आसियान के दो देश है, उनके बीच में कोई लड़ाई चल रही है किसी एरिया को लेकर, तो वो ध्यान रखते हैं इसकी वजह से ना दोनों देश की आर्मी आपस में ना लड़ जाए। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने ना 1994 के अंदर एक आसियान रीजनल फोरम, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय मंच, भी बनाया था ताकि सारे के सारे जो आसियान देश है इस मंच पे आकर बातचीत कर सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, बिना किसी दंगों के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के। ठीक है, दूसरा है आर्थिक समुदाय। नाम से पता चल रहा है आर्थिक जो समुदाय है हमारे आसियान का, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि साझा बाजार, उत्पादन बढ़ाना, है ना, आर्थिक स्थिति का विकास करना। ओके, और इस वजह से है ना आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए ना अलग अलग देशों से एफटीए भी साइन किया है। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है कि ट्रेड वगैरह की नीतियां जो है उसको थोड़ा सही किया जाता है। ठीक है, और इसमें अमेरिका के साथ साथ चीन ने भी एफटीए पे साइन किया है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो आर्थिक समुदाय क्या है कि आर्थिक क्षेत्र में आसियान को आगे ले जाना। देखो नाम से पता चल रहा है। सुरक्षा समुदाय क्या करता है बेसिकली, कि सुरक्षा का ध्यान रखता है और ये ध्यान रखता है कि आपसी टकराव जो है वो सैनिक टकराव में ना बदल जाए। आर्थिक समुदाय क्या करता है, ये देखता है कि अर्थव्यवस्था जो है उनको कैसे उभारा जा सकता है, और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए भी साइन किया है। और लास्ट है सांस्कृतिक समुदाय, क्योंकि आपको पता है कि जो जैसे हमारे बहुत सारे जो आसियान के देश है, इनकी इकोनॉमी है ना टूरिज्म पे टिकी हुई है, जैसे कि थाईलैंड, है ना, और भी बहुत सारे देश है, बैंकॉक वगैरह, ये सारे के सारे देश है। तो इनकी है ना जो इंडोनेशिया वगैरह और भी है, फिलीपींस वगैरह, तो इनकी जो है ना इकोनॉमी पूरी की पूरी टूरिज्म पे बेस है। तो इसलिए ये सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का मेन मोटिव ये होता है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और बेसिकली पूरी दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर की छाप छोड़ना। जैसे देखो, पूरी दुनिया में अगर आप कोई कोई भी बंदा है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, आप बोल दोगे जी इंडियन है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई भी पहचान लेगा, नमस्ते बोलोगे ना समझ जाएगा कि जी इंडियन है, ये हमारी छाप है ना। तो वैसे ही आसियान भी अपनी कोई छाप छोड़ना चाहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन की नई आर्थिक नीति के किन्हीं चार तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, बट पहले इस वाले पे आ जाते हैं। मैं समझा देता हूँ बहुत ध्यान से क्वेश्चन है क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहले तो मैं बता दूं यार, इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट करने की कोशिश मत करना, ये पीडीएफ सारी निपटानी है आपको, 8-9 क्वेश्चन है। अब देखो सुनो है क्या, चीन है ना, चीन की अर्थव्यवस्था जो है ना एक टाइम पे अच्छी नहीं चल रही थी, बट आज बहुत ऊपर है। इसके क्या रीजन है, क्या ऐसे काम करे चीन ने जिसकी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें बहुत उन्नति हुई। तो ये कुछ रीजन लिखे हुए हैं, और ऊपर वाला क्वेश्चन ये था कि जो ये नई आर्थिक नीति अपनाई थी, बेसिकली चाइना ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, उसी की वजह से
उन्नति हुई थी और वो आर्थिक नीति में क्या क्या पॉइंट थे वो हम देखेंगे, उससे क्या फायदे हुए वो बताने हैं। तो फायदे भी लिखे हुए हैं और आर्थिक नीति भी लिखी हुई है। पहले आर्थिक नीति की बात करते हैं। तो चीनी नेतृत्व ने 1970 के बीच में बहुत सारे निर्णायक जो है वो डिसीजन लिए थे, जिनकी वजह से उनको अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया। क्या क्या डिसीजन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और लीडर के नाम याद रखने हैं, ठीक है। सुनो, सबसे पहले चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। पहले ना चीन किसी के साथ भी व्यापार वगैरह कुछ भी नहीं करता था, बट उसके बाद है ना 1972 में इसने अमेरिका के साथ थोड़े संबंध अच्छे किए। उसके बाद 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, जाऊ एन लाई कहते हैं वैसे तो इसको, बट चाउ एन लाई है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम में आपको भी अंडरलाइन करना है। इन्होंने क्या करा, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण, ये आधुनिकीकरण है, के चार प्रस्ताव रखे। इन्होंने बोला कि हमें कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना है। किसने बोला, चाउ एन लाई में 1973 में। और 1978 में ना जो एक शाओ ओपेंग थे, हमारे चाइना के नेता, है ना, उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई और बोला कि हम सारी दुनिया के साथ व्यापार करेंगे, अब सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, क्योंकि पहले तो उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी वो करी थी, बट अब सबके साथ व्यापार करेंगे। और ये यहाँ तक पॉइंट है, खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यहाँ तक है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब नीति यह हो गई है कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादक को प्राप्त किया। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस नीति की वजह से, खुले द्वार की नीति की वजह से चाइना में इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया जैसे यूरोपीय संघ ने, उसने अपनाया था ना, ये क्या नाम है उसका यार, सोवियत संघ ने। अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब चाइना ने क्या किया देखो, 1982 में उन्होंने पहले खेती का निजीकरण किया, 1998 में उन्होंने उद्योगों का एक उसका निजीकरण किया, ठीक है। और फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बनाए, SEZ जिसको बोलते हैं, ताकि जो विदेशी कंपनी है ना वो वहां पर आके, बेसिकली SEZ आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, ये ऐसे एरिया होते हैं जहां पर जो गवर्नमेंट है ना वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। चलो, नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। तो ये जो ऊपर की जितनी भी है ना, ये सारी जो नई आर्थिक नीति अपनाई चीन ने, उसको बहुत फायदा मिला। अब क्या फायदा मिला देखो, कृषि के निजीकरण के कारण है ना, कृषि उत्पादन भी बढ़ा और ग्रामीण आय भी बढ़ी, ठीक है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी निजी बचत के परिणाम स्वरूप इससे ग्रामीण उद्योग को भी ताकत वगैरह मिली और वो तेजी से बढ़े। उद्योग और कृषि दोनों ही चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, दोनों में ही, मतलब दोनों ही ये है ना, मैंने तो याद रखना, थोड़े से पॉइंट है ना ऊपर नीचे कर दिए। जैसे ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ तक खत्म होना चाहिए था, ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ से शुरू होकर ना यहाँ पर खत्म होना चाहिए। उसको तो आप एडजस्ट कर लोगे, रीड करोगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से बेसिकली बहुत, मतलब ये वो बताता है, ऊपर वाला था कि नीति क्या थी, नई आर्थिक नीति क्या थी, और ये क्या है, उनके परिणाम है, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब चीन के फायदे देख लिए अर्थव्यवस्था की, चीन की अर्थव्यवस्था के कुछ दिक्कतें भी, आलोचनात्मक बिंदु भी है। पहला तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर बेरोजगार है। वुमेन्स की जो स्थिति है काम करने की वो ज़्यादातर अच्छी नहीं है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, भ्रष्टाचारी तो है ही है। और दूसरी बात है, गांव और शहर के बीच में जो बेसिकली ये पूरा चाइना है ना, चाइना के जो यहाँ पर रहते हैं उनका तो ठीक है, बट जो बीच में ऐसे एरिया में रहते हैं, गांव वाले एरिया में, उनके बीच में आर्थिक जो फासला है ना वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अमीर और अमीर हो रहा है चाइना में, गरीब और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मैं आपको बता दूं, चाइना का एक ऐसा पार्लियामेंट है जिसके पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बिलियनियर है, समझ रहे हो आप। तो बेस अब कैसे बने आप पॉलिटिशियन बिलियनियर, ये तो अब बताने की जरूरत है नहीं आपको, है ना, समझदार हो आप। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, चीन और भारत की बढ़ती शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? कोई 3 तर्क देकर अपना उत्तर दीजिए। मैं इसका आंसर बताऊंगा, बट पहले तो मैं बता दूं इसके जैसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए है ना मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं PDF दे सकता हूँ, बट मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। सुनो मेरी बात। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि चीन एक महाशक्ति बन रहा है, उसके बारे में बताओ। तो चीन की विशेषता बतानी है, क्या है, चीन जो है उसका व्यापार बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में मेड इन चाइना है, उनका कल्चर भी फैल रहा है ना। और अफ्रीकी देशों में भी उसका प्रभुत्व है, वो निवेश कर रहा है अलग अलग देशों में, जिसकी वजह से उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। तो ये है। भारत का पूछा जाए तो भारत का भी यही लिखना है कि भारत एक परमाणु शक्ति है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, भारत एक परमाणु शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है। ब्रिक्स का भी भारत सदस्य है, ब्रिक्स में सिर्फ 5 कंट्री थी, अब तो 6 हो गई है, क्योंकि
मतलब और भी कंट्री को मिलाने की बात हो रही है, बट अभी के लिए वो ब्रिक्स है। ठीक है। ये जो साउथ अफ्रीका है 2009 में ऐड हुआ है, ये 2006 में बना था ब्रिक्स। ठीक है, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स हो गया। और इंडिया और भी मतलब महाशक्ति बनने के कारण क्या है कि भारत ने कोविड के टाइम में ना सिर्फ अपने को नहीं, अपने देश को नहीं देखा, बांग्लादेश, भूटान और अलग अलग देशों को जो है वो वैक्सीन भेजी है। और ये भारत ने क्यों किया है? भारत ने ये इसलिए किया है, ये दिखाने के लिए कि ये भी एक महाशक्ति का ही है। क्योंकि महाशक्ति क्या होती है? खुद को सिर्फ प्रभुत्व नहीं दिखाती, वो दूसरों की भी हेल्प करती है। एक टाइम पे अमेरिका भी यही करता था और अब हम कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा भी व्यापार है, हम भी दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, हमारी भी छाप है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया हमें एक पावरफुल देश की तरह से देखती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारत को एक महाशक्ति बनने में या महाशक्ति दिखाने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? यस और नो? तो ये सारे के सारे रीज़न लिखने हैं कि हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा है, ट्रेड बहुत ज़्यादा है, हम भी दूसरों की हेल्प करते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं हमारा भी ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी बड़ी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आर्थिक शक्ति, क्योंकि ज़्यादातर अलग अलग देशों में भी हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो दूसरे देशों से फिर पैसे भेजते हैं, है ना? ये सारे के सारे पॉइंट है। चलो, ओके। नेक्स्ट है कि चीन और, ये देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था जो है मौजूदा एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय यानी अमेरिका, अमेरिका को जो है वो टक्कर दे रही है, चुनौती दे रही है। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि चीन और भारत दोनों जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुध्रुवीय विश्व में, या चीन जैसे विकासशील देश या भारत जैसे विकासशील देश जो है ना, वो बेसिकली बहुध्रुवीय व्यवस्था में जो है वो मान्यता रखते हैं। इसका मतलब है वो कहते हैं कि एक महाशक्ति नहीं होना चाहिए। और वो अमेरिका के लिए रोड़ा इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है वो सिर्फ एक ध्रुवीय है और अपनी महाशक्ति दिखाने की कोशिश करता है। बट चीन जो है वो उसको धीरे धीरे पीछे छोड़ रहा है, और भारत भी जो है वो पुरजोर जो है वो ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इंडिया का जो व्यापार है वो अमेरिका के से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा सा कम है। बाकी चीन ने तो अमेरिका को व्यापार में छोड़ दिया है। आज है ना, भारत की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, चीन की थोड़ी सी और कम ग्रो कर रही है इंडिया के मुकाबले, और अमेरिका की जो है वो और कम ग्रो कर रही है। तो ये कुछ रीज़न है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो ज़्यादा कर रही है चीन से, है ना, और अमेरिका से। ओके, सिंपल सिंपल बताना है। एक टाइम पे अमेरिका का ना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, अमेरिका जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता था, व्यापार ज़्यादा होता था, इकोनॉमी उसकी अच्छी थी। बट आज जो है ये चीज़ें जो है वो भारत और चाइना में हो रही है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, चाइना की अभी थोड़ा सा ग्रो कर रही है, अमेरिका की इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में व्यापार जो है वो चीन का ज़्यादा है, फिर भारत का है, फिर अमेरिका का है। तो यहाँ पर भी अमेरिका जो है, आज भारत का प्रभुत्व, चीन का प्रभुत्व ज़्यादा है, अमेरिका का थोड़ा कम है। ठीक है। आज इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी भारत और चीन को जो है वो एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा है धीरे 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 धीरे, जबकि ऐसा नहीं है अमेरिका के साथ। अब धीरे धीरे महाशक्ति जो है वो कम होने लगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसका अलग से टॉपिक है जापान के बारे में और कोरिया के बारे में। जापान के बारे में तो देखो आपको पता है, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, है ना, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये सारी कंपनी जो है वो जापान की है। जापान पे एक टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरे गए थे, उसके बाद उनके जो देश है उनके लोगों ने बहुत पागलों की तरह काम किया है। आज आप जानते हो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग जापान में हैं, पता है क्यों? उन्होंने शादी नहीं करी थी। जब उनके देश में ऐसी व्यथा हुई तो उन्होंने आंख बंद करके पागलों की तरह काम किया, और आज देखो तरक्की पे है ना? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है जापान तेजी से ग्रो करा, क्योंकि उनको पता चल गया यार कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, है ना? और उसके बाद और भी 1964 में उन्होंने आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन किया। 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था थी पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर में थी, है ना? जो जापान है वो G7 का भी हिस्सा है, यहाँ G7 का भी हिस्सा है। ठीक है। और आपको पता है कि और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो बना बना के, जैसे उसका जो एनीमे होता है, ये मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ। एनीमे जो होता है पूरे वर्ल्ड का 70% एनीमे जो है वो जापान बनाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसका एक प्रभुत्व बना हुआ है, एक उसकी पहचान बन गई है ये। यस और नो? और और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो जापान के बारे में लिखने हैं। और जापान में आपको बता दूं, सेना नहीं है जापान के पास, बहुत कम है, यहाँ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं उसकी हेल्प जो है वो अमेरिका करता है। ठीक है, क्या लिखा है? सकेले घरेलू उत्पाद में केवल 1% है, और किस फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। मतलब सिर्फ 1% खत्म करता है। मतलब जो अपनी इकोनॉमी है ना उसका 1% ही आर्मी को देता है, फिर भी 7th नंबर पे है वो, बताओ, आर्मी के उसमें। कितनी बड़ी बात है ना? तो ये है। तो ये सारी की सारी बातें लिखी। अब आ जाओ जी, बहुत सारी लड़कियों का फेवरेट टॉपिक, दक्षिण कोरिया।
यानी हमारा साउथ कोरिया है ना, के पॉप वगैरह। ओके। तो हाँ, कुछ बच्चे पूछे थे मेरे से, सर लिख सकते हैं के पॉप? अरे बिल्कुल लिखो आप, प्रभुत्व तो है, बातचीत तो है। ठीक है। अ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरे को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नाम वाम अगर आप मेरे से पूछोगे, सर नाम बता दो, नाम में नहीं पता, बट मेरे को पता है के पॉप का इन्फ्लुएंस है, तो आप लिख सकते हो, है ना। और लड़कियों को नाम भी पता है तो वो नाम वगैरह भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। बेसिकली दक्षिणी कोरिया है ना, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ना एक बॉर्डर है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 38 पैरेलल, यानी 38वां समांतर कहते हैं, ये उनके बॉर्डर का नाम है। ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी 1950 से 53 के बीच में, फिर बाद में जो है वो आज़ाद हुआ था। और मज़े की बात यह है कि 15 अगस्त को ही उनका इंडिपेंडेंस डे जो है साउथ कोरिया का, वो मनाया जाता है। ओके। और के पॉप में इनका इन्फ्लुएंस है, और बहुत सारी कंपनी जो है साउथ कोरिया की, टोयोटा है ना, टोयोटा और भी बहुत सारी कंपनी जो है उसने छाप छोड़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है। और भारत के अंदर भी आपको पता है टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। यस सर नो। ये कोरियन कोरियन ब्रांड बन चुका है अब, है ना। जैसे देखो, लिखा भी है, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, हुंडई हो गया, है ना, ऑनर हो गया। मैं तो हुंडई का, एक हवाई हो गया, हवाई नहीं था, हुंडई था। हवाई तो शायद ताइवान का है। ठीक है। तो ये सारी की सारी है। तो कोरिया के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना। ठीक है। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है इसके बारे में, इकोनॉमी वगैरह के बारे में, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दोनों की दोनों कंट्री एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभर रहे हैं, तो विशेषता ही लिख देना आप, मोर देन इनफ रहता है। भारत और चीन के संबंध बताने हैं जी। तो भारत और चीन के संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। ठीक है। अब दिक्कतें क्या हैं? पहली दिक्कत तो है सीमा विवाद। चाइना जो है बार बार घुसपैठ करता है, उसे लगता है कि उसकी बाप की ज़मीन है, तो ऐसा तो है नहीं, है ना, और ना हम घुसने देंगे फिर अब ज़्यादा। ओके। तो 1962 के अंदर वॉर हुआ था हमारा चाइना के साथ, जिसमें ये बात सच है कि हम हमें कुछ ज़मीन जो है वो गंवानी पड़ी थी। ठीक है। जो भारत का ताज है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के हिस्से में, बट कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। ठीक है। तो एक एक है ना, सबसे बुरी बात, चाइना एक बहुत बढ़िया कंट्री है, ये सुन के शायद आपको मेरे मुंह से बहुत अजीब सा लग रहा होगा, सर दिक्कतें चल रही है उनके साथ, ये बात ठीक है। बट उनकी एक सबसे गंदी बात ये है कि यार वो पता नहीं वो अपना एरिया बढ़ाने में क्यों लगे रहते हैं। आप मानोगे नहीं, वो एक ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर 14 कंट्री के साथ लगता है, और 21 कंट्री के साथ उनके विवाद है बॉर्डर को लेके। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मतलब पानी है बीच में, और फिर भी वो पानी के पार वो कहता नहीं, वो पानी के पार जो है ना वो जमीन वो हमारी है। ये इतने बेवकूफ लोग हैं फिर। वैसे बढ़िया कंट्री है, डेवलपमेंट कर रही है, अच्छी है, मतलब फालतू के उसमें नहीं करती, बट ये जो जो एरिया को बढ़ाने की इनकी भूख है ना, उनका समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या करेंगे यार ऐसे एरिया बढ़ा के अपना। ठीक है। दूसरी बात है मैकमोहन लाइन, इसको भी लेकर विवाद चलता रहता है। मैकमोहन लाइन है ना, बेसिकली वो लाइन है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। तो इसको लेकर भी वो कहता है हम नहीं मानते इसको, तो इसको लेकर भी विवाद चलते रहते हैं, हम पीछे हटने को नहीं, और चाइना भी कहता है नहीं हम भी नहीं हटेंगे पीछे, तो ये भी एक विवाद चलता रहता है। और जो चाइना है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हथियार वगैरह देता है, उनकी हेल्प वगैरह करता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो आतंकवादी का करता है। और भारत और चाइना के बीच में एक विवाद का सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारे दलाई लामा भी है। दलाई लामा, अगर आपको नहीं पता, दलाई लामा कोई नाम नहीं है। बच्चे कह रहे हो "अरे दलाई लामा सर देखा है देखा", दलाई लामा कोई नाम है ही नहीं। दलाई लामा एक पोस्ट है, उन 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 गुरुजी का नाम जो है वो कुछ और है। तो जो दलाई लामा है, वो अभी कुछ विवाद भी चला था, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, बात नहीं करेंगे उसके बारे में, बट आ जाते हैं। तो दलाई लामा जो है वो तिब्बत के हैं। तिब्बत से वो इंडिया में है। चाइना कहता है वापस भेज दो, जेल में डालेंगे हम इनको, इंडिया कहता है नहीं जी, बस की है तो अंदर आके लेके दिखाओ। तो ये एक विवाद चलता रहता है इनके और हमारे बीच में, दलाई लामा को लेकर भी। ठीक है। तिब्बत की आज़ादी को लेकर, क्योंकि हम तिब्बत के बारे में भी बहुत बार आवाज़ उठाते हैं। चीन की एम्बेसी में ना एक एक लीडर है, दिल्ली के अंदर ही एक लीडर है, बग्गा करके है, तजिंदर सिंह बग्गा। उन्होंने उन्होंने क्या किया था कि ताइवान के इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने, या ताइवान का कोई नेशनल डे आता है, चाइनीज एम्बेसी के बाहर इंडिपेंडेंट चाइना और क्या ऐसे ऐसे बोर्ड लगा दिए थे। तो मज़ा आया देख के, बट ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है वो करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।